चंद साल कबल मुल्क भर में दहशतगर्दी के ऐसे वाक़यात पेश आए जिन्हें याद करके हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मगर वक्त गुजरने के साथ ऐसे वाक़यात पर इंतहाई बहादुरी और दलेरी के साथ काबू पा लिया गया। इस दौरान पुलिस के साथ रेंजर्स और फौज के जवानों को भी अपनी जिंदगी की कुर्बानी देना पड़ी और आम अफराद को भी बेदर्दी से हलाक किया गया। खुदा का शुक्र है कि अब ऐसे वाक़यात में काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ताकतें मुल्क में अमन व अमान की बेहतर सूरत हाल से खुश दिखाई नहीं देती, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल कराची और हंगू में होने वाली दहशतगर्दी के वो वाक़यात हैं जिन्होंने पूरे मुल्क को सोगवार कर दिया। इसके बावजूद सिक्योरिटी के इदारों ने दहशतगर्दी का जिस तरह मुकाबला किया वो काबिल सताइश है। मुल्क में दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन में कानून नाफिज करने वाले इदारों को अहम कामयाबियां मिली और इसकी वजह से दहशतगर्दी के वाक़यात में काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है। लेकिन मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें अमन व अमान की बहाली और फलता फूलता पाकिस्तान कब देख सकती हैं? दुश्मन कभी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाता है और कभी अहम मकामात उसकी जद में होते हैं। इस बार दुश्मन ने पाकिस्तान के सबसे बड़े मौशी पार्टनर चीन को निशाना बनाने की कोशिश करते हुए मुल्क के सबसे बड़े सनती शहर कराची में कायम चीनी सफारत खाने पर हमला कर दिया। इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में हम आपको तफसील से आगाह करते हैं। कराची में अमन दुश्मनों ने इस बार पाक चीन दोस्ती को निशाना बनाने की कोशिश की। लेकिन पुलिस और रेंजर्स ने दहशतगर्दों के इस मुनज़्ज़म हमले को बर वक्त जवाबी कार्रवाई करके नाकाम बनाया। कराची के इलाके क्लिफ्टन में जदीद खुदकार असले से लैस दहशतगर्द सुबह 9:30 बजे के करीब सफेद रंग की कार में चीनी कॉन्सुलेट पहुंचे थे। दहशतगर्दों ने रास्ते में लगी रुकावटों के बाइस हिफाजत पर मामूर गार्ड्स पर फायरिंग की और दस्ती बम फेंके। तरबियत याफ्ता दहशतगर्द पोजीशन बदल बदल कर फायरिंग करते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकार और गार्ड्स की जानिब से उन्हें सख्त मुजाहिमत का सामना करना पड़ा। पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड्स की मुजाहिमत की वजह से दहशतगर्द कॉन्सुलेट के अहाते में दाखिल नहीं हो सके। सामने वाला बंगला है, इस पर हमने पोजीशन ली। जब हम वहाँ पहुँचे तो ये हमारी रेंज में आ गए। फिर हमने मूव कराया APCs को, रेंजर्स वाले भी आ गए थे, वो सामने आपको नज़र आएगा। फिर यहाँ पे भी हमने ऊपर बंदे चढ़ाए। उसके बाद इनके साथ हमारी जो है 1-on-1 फायरिंग हुई है। जो हमारी मुज़ामत थी पुलिस की वो किस किस पॉइंट पर हुई, तो पहले पॉइंट को तो उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया, हमारे जवान थे उनको ग्रेनेड मारा जिसमें वो ज़ख्मी हुए और बाद में उनको फायरिंग करके शहीद कर दिया। जो आगे जवान थे उन्होंने रेसिस्ट किया, जिसकी वजह से अंदर जो लोग मौजूद थे उसमें उनको इतना मौका मिल गया कि वो महफूज जगह छुप सके। उसमें 9 विजिटर थे, 2 सिक्योरिटी गार्ड और एक वहाँ पर जो स्टाफ था रिसेप्शन पे वो था। उनको इतना मौका मिल गया कि अंदर जाकर उन्होंने दरवाज़ा लॉक करके अंदर अपने आप को महफूज कर लिया, जिसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। दहशतगर्दों ने जब कॉन्सुलेट पर हमला किया तो उस वक्त वहाँ कितने लोग मौजूद थे और गार्ड्स और पुलिस ने उन्हें कैसे रोके रखा? कॉन्सुलेट पर हमला और अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। जवाबी फायरिंग से एक दहशतगर्द मौके पर ही मारा गया। हमलावरों की तादाद 3 थी और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने आधे घंटे की जद्दोजहद के बाद इन तीनों दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम कर दिया था। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक सुबह के वक्त कॉन्सुलेट पर हमला हुआ और खुशकिस्मती से उस वक्त इतने लोग वहां मौजूद नहीं थे। हमले के वक्त इमारत में अमले के अलावा 11 लोग मौजूद थे, जबकि हमले में शहीद होने वाले बाप और बेटा बाहर लॉन में स्टूल पर बैठे हुए थे, इसीलिए वो दहशतगर्दों की गोलियों का निशाना बन गए। वाक़े के बाद चीनी कौंसल खाने पर हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त भी सामने आई हैं। मारे जाने वाले दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और बारूदी मवाद मिला। ये बारूदी मवाद किस तरह का था और ये कहां से आया था? इंचार्ज CTD राजा उमर खिताब ने क्राइम सीन का मुआयना करने के बाद मीडिया को बताया कि तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि गाड़ियां ग्रेनेड लगने से जली हैं। दहशतगर्दों से C4 केमिकल मिला है जो उन्हें मुल्क दुश्मन कुव्वतों ने सप्लाई किया था। 3 दहशतगर्द थे जो एक कार में आए थे, जिनके पास SMGs थी और उनके साथ डबल मैगजीन थे। उसके अलावा उनके पास ग्रेनेड थे और जो लिमिटेड मिकदार में उनके पास एक्सप्लोजिव भी था। उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन एक जो है वो यहीं भारी मारा गया पुलिस की फायरिंग से, और जो 2 अंदर पहुंचे थे वो अंदर दाखिल होने की कोशिश में नाकाम रहे और दोनों को वहाँ मार दिया गया। उनसे हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं, लाइव भी मिले हैं और जो चलाए उन्होंने वो भी मिले हैं।
इसके अलावा एक्सप्लोजिव जो था वो डिफ्यूज़ कर दिया गया, कुछ ज़्यादा नहीं था और वो नाकाम हुआ हमला उनका। इंचार्ज सीटीडी का मजीद कहना था कि दहशतगर्दों ने चीनी सफारतखाने की मुकम्मल रेकी कर रखी थी और रेकी के बगैर दहशतगर्दी का इतना बड़ा काम मुमकिन नहीं था। उनका मजीद ये भी कहना था कि दहशतगर्द चीनी सफारतखाने और इसके अतराफ के तमाम रास्तों से आगाह थे और इसलिए वो आसानी से अपने हदफ तक पहुँच गए थे। दहशतगर्दों को कॉन्सुलेट से मुतालिक मुकम्मल आगाही हासिल थी। देखिए रेकी के बगैर तो ये काम हो नहीं सकता। यकीनन उनको पूरा रूट पता था, यहाँ पहुँचने का पता था, अंदर उतर के जाने का पता था। उनको ये मालूम था कि किस जगह पे हमें बैरियर मिलेगा, कहाँ में मुज़ामत हो सकती है, लेकिन उनकी तवक्का से ज़्यादा मुज़ामत आई जिसकी वजह से ना उनको कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। इन्वेस्टिगेशन के दो पार्ट हैं, एक तो वो कि वो कहाँ से आए, कैसे चले और उनकी तंजीम कौन सी थी। दूसरा ये था ये क्राइम सीन है। मैंने क्राइम सीन का भी विज़िट किया है, तो उसमें चंद एक चीज़ें थी जो क्लियर करना थी हमें, तो वो भी मैंने जो विज़िट किया इसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं। मिसाल के तौर पर ये गाड़ियाँ जो थी इनको आग कैसे लगी, तो गाड़ियों के पास जो अभी एविडेंस मिली है उसमें ये लगता है कि गाड़ियों पे जो ग्रेनेड मारे हैं मुमकिन तौर पर ये तीनों गाड़ियों को आग उसी वजह से लगी है। पहले जो एक अकेली गाड़ी खड़ी है उस पर उन्होंने मारा था, उस पर निशान भी हैं, स्प्लिंटर भी हैं और गाड़ी के टैंक में मे भी फ्यूल की वजह से आग लगी हो। बाकी दो गाड़ियाँ जो सामने थी इनको जब ग्रेनेड मारा था सामने सुई गैस की लाइन थी वो भी ब्लास्ट हो गई थी, उसमें भी आग लगी हुई थी। चीनी सिफारत खाने पर हमले के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने क्या क्या कार्रवाइयां की और अब तक कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है, आइए जानते हैं। हसास इदारों ने चीनी कौंसिल खाने के एतराफ जियो फेंसिंग का फैसला किया है। कौंसलेट और इतराफ और शहर के दीगर इलाकों की कैमरा फुटेजेस भी हासिल की जा रही हैं। इस वक्त 4 जगहों पे क्राइम सीन के हैसियत से एविडेंस कलेक्ट की हुई है। फर्स्ट आवर जहाँ से एंटर हुए हैं जो गाड़ियाँ जलाई गई हैं, ठीक है, और चाहे अपना एम्बेसी के अंदर, क्योंकि वहाँ पे ऐसी कोई ठोस सबूत नहीं है हमारे पास, ठीक है ना, वहाँ पे सारी फोटोग्राफी के देन फाइनल ये हमारा है, उसमें हमें ब्लड वगैरह सैंपल्स वगैरह लिए जाएंगे, उससे मैच किए जाएंगे। हमारे साथ तकरीबन 8 से 9 बंदे इस वक्त प्रेजेंट है। बाकी फर्स्ट जहाँ पे हम इंटर हुए हैं वहाँ पे 5 से 6 बंदे हमारे वर्किंग कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक हमले से आधा घंटा पहले इलाके में मौजूद मोबाइल फोन का डेटा भी हासिल किया जा रहा है, जिससे अहम नंबरों को ट्रेस किया जाएगा। चीनी कौंसलेट पर हमले में मारे गए तमाम हमलावरों की शनाख्त हो गई है। 3 ही हमलावर थे, एक बाहर मारा गया पुलिस की फायरिंग से, दूसरे बाकी जो अंदर थे वो अंदर उनको जो रेसिस्ट हुआ और फिर उसके बाद फोर्सिंग एक्शन किया, उसके नतीजे में मारे गए। 3 ही दहशतगर्द थे, तीनों मारे गए। लड़ने की तैयारी ज़ाहिर है वो आए थे, एक किस्म का ये खुद का हमला ही है, क्योंकि ज़ाहिर है जब यहाँ आए थे उनको पता मारा जाना, जिंदा तो वापस जाना नहीं था, तो जरूरी नहीं कि उसके लिए खुद का जैकेट ही पहनी जाए। जो अब उन्होंने फोर्सिंग इंगेज किया उनको मार दिया तो उसी में थे, इससे ज़्यादा उनकी सलाह थी भी नहीं। चीनी कौंसिल खाने पर हमले की सहूलतकारी के इल्जाम में कराची, शहदादपुर, ठट्टा और हब से मुतादिद अफराद को गिरफ्तार किया गया है। हिरासत में लिए जाने वाले मुल्ज़िमान से तहकीकात की जा रही हैं। इंचार्ज सीटीडी ने इस सिलसिले में चंद गिरफ्तारियों की तस्दीक भी की है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तहकीकात शुरू कर दी हैं और सरहद पार बैठे दुश्मनों के इस मुल्क में मौजूद एजेंट जल्द अपने अंजाम को पहुँचेंगे। कैमरा टीम के साथ सालिक शाह, समा, कराची। चीनी सिफारत खाने में हमले के दौरान दहशतगर्दी का इंतहाई डट कर मुकाबला किया गया। इसके बावजूद 2 बेगुनाह शहरियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़े, जो तिजारत के सिलसिले में वीजा लेने के लिए आए थे। इसके बावजूद वहां पर मुतय्यन गार्ड्स ने अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए दहशतगर्दी का भरपूर मुकाबला किया। इस सिलसिले में होने वाली मजीद पेशरफ से भी हम आपको आगाह करेंगे, मगर प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से कबल हम आपको चीनी काउंसलर पर हमले के बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इस बदतरीन दहशतगर्दी का मुकदमा सीटीडी थाने में दर्ज करके तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया गया है। हमले के मास्टरमाइंड असलम अच्छू का ताल्लुक बागी ग्रुप से बताया जाता है।
वाक़े में मुलविस कुछ दूसरे दहशतगर्दों और सहूलतकारों को भी नामजद किया गया है और इस सिलसिले में कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में आई हैं। मजीद क्या कार्रवाई हुई है, आइए हम आपको बताते हैं। पाक चीन ताल्लुकात खराब करने की कोशिश नाकाम हो गई। वाक़े का मुकदमा भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की हिमायत याफ्ता कलंदन तंजीम के खिलाफ CTD थाने में दर्ज कर लिया गया, जिसमें दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और धमाका खेज मवाद की दफात शामिल की गई हैं और हलाक दहशतगर्दों को भी नामजद किया गया है। जबकि मुकदमे में जिला वतन बलोच रहनुमा हीर बयार मरी, हमले का मास्टरमाइंड असलम उर्फ अच्छू उर्फ मीरक बलोच समेत 13 अक्सरियत पसंद शामिल हैं। तफ्तीशी हुक्काम ने दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल गाड़ी से फॉरेंसिक नमूने हासिल करके फिंगरप्रिंट्स नादरा को इरसाल कर दिए हैं। चीनी कौंसल खाने पर हमले का मास्टरमाइंड असलम अच्छू का ताल्लुक बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA के बागी ग्रुप से है। असलम अच्छू BLA के सरबरा डॉक्टर अल्लाह नजर का अहम तरीन कमांडर है। BLA कमांडर असलम अच्छू सिब्बी के करीब ऑपरेशन में जख्मी हुआ था, जबकि इसके मुतादिद साथी इस ऑपरेशन में मारे गए थे। असलम अच्छू कोयटा समेत बलोचिस्तान के कई अजला में टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी की मुतादिद वारदातों में मुलविस रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारे असलम अच्छू को हाई प्रोफाइल टारगेट समझते हैं। असलम अच्छू चमन के रास्ते फरार होकर अफगानिस्तान पहुंचा और वहां से उसे भारतीय खुफिया एजेंसी इलाज के लिए भारत ले गई, जहां दिल्ली के मैक्स अस्पताल में इसका इलाज मुआवजा जारी है। हमले में हलाक दहशतगर्दों की अब्दुल रज़ाक, अजल खान मरी उर्फ संगत और रईस बलोच के नाम से शनाख्त हो गई है। हलाक दहशतगर्द अब्दुल रज़ाक बलोचिस्तान हुकूमत का मुलाजिम और खारान का रिहायशी है। हमले में मारे गए दहशतगर्द अब्दुल रज़ाक की हलाकत की अहले खाना ने तस्दीक कर दी है, जबकि मारे गए इन दहशतगर्दों में से एक का नाम मिसिंग पर्सन की फहरिस्त में भी शामिल है। जराये के मुताबिक दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल गाड़ी के मुबैना मालिक हैदर समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। गाड़ी 2016 में शोरूम पर फरोख्त की गई थी। कैमरा टीम के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। डकैती और चोरी के मुल्जिमान को जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर शवाहिद इतने कमजोर होते हैं कि वो जेल से फौरन छूटकर वापस आ जाते हैं। शायद यही वजह है कि दोबारा छोटी छोटी चोरियां करने के बाद वो बड़े बड़े डाकू बन जाते हैं और सजाओं का मुअस्सर निज़ाम ना होने की वजह से इतने निडर हो जाते हैं कि पुलिस पर फायरिंग करने से भी दरेक नहीं करते। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया, जब गाड़ी छीनने की वारदात के दौरान पुलिस मौका वारदात पर पहुंची तो डाकुओं ने पुलिस पर फायर खोल दिया, जिससे एक अहलकार जख्मी हो गया। आइए देखते हैं इस गिरोह के साथ क्या सलूक है। मुकाबला प्योरली इस्लामाबाद पुलिस और डाकुओं के बीच हुआ था। 16 सितंबर की रात को थाना I9 के इलाके में पुलिस मामूल की गश्त कर रही थी। पुलिस जब एक जगह पहुंची तो एक गाड़ी को 7 से 8 लोग रोककर खड़े थे। पुलिस ने जब उनसे पूछगछ की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे एक पुलिस एहलकार अकबर अली जख्मी हो गया और डाकू मौके से फरार हो गए। ये 16 सितंबर को रात 12:30 बजे IJP रोड पे पुलिस रूटीन की गश्त कर रही थी। पेट्रोलिंग पार्टी जब पेट्रोलिंग के दौरान एक जगह पहुंची, वहाँ पे एक वैगनार गाड़ी खड़ी थी जिसको 7-8 मुसल्लह लोगों ने घेरा हुआ था। पुलिस पार्टी उतरी और उनको जब उन्होंने अप्रोच किया तो उन्हें पुलिस पे अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिससे हमारे कांस्टेबल था अकबर अली, उसको गोलियां लग गई और इस दौरान वो डाकू वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस हुकाम ने पुलिस पर फायरिंग करके फरार होने वाले इस गिरोह को गिरफ्तार करने के लिए मुख्तलिफ टीमें बना दी और इनमें से 2 डाकुओं इसरार और नवीद को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने इंकशाफ किया कि ये बैनुल-सूबाई गिरोह है जो पहले भी कई वारदातों में फायरिंग कर चुका है। ये बैनुल-सूबाई गैंग था। पिंडी में इन्होंने मुख्तलिफ वारदातें की थी, बड़ी बड़ी वारदातें की थी। इस्लामाबाद में कई वारदातें की थी। ये रूरल के एरिया में बड़ी बड़ी डकैतियाँ, हाउस रॉबरीज, शॉप रॉबरीज की थी। और अभी ये जो IJP रोड पे इन्होंने लोगों को लूटा था, जहाँ पुलिस वाले को इसने फायर मारा था। इस तरह हरिपुर के एरिया में भी, क्योंकि इसमें कुछ लोग कुरम एजेंसी के थे, कुछ हरिपुर के थे और ये जेल में इनका एक गैंग बना था।
तो इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी वारदातें की थी और मुख्तलिफ जगहों पे की थी, जिसके दर्जनों से ज़्यादा वारदातें इन्होंने की, जिसकी तफसील हमारे पास है। फायरिंग के इस वाक़े के बाद इलाके में अदम तहफ़्फ़ुज़ की फिजा फैल गई, मगर वफाकी पुलिस ने चंद दिन बाद ही इस गिरोह के 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरोह के दोनों गिरफ्तार अरकान ने इंकशाफ किया कि ये गिरोह KPK, पंजाब और इस्लामाबाद में कई वारदातें कर चुका है और इस गिरोह के अरकान दौरान डकैती पुलिस और आम शहरियों पर गोलियां बरसाने से भी दरेग नहीं करते। कुछ कुरम एजेंसी के लोग थे, कुछ हरिपुर के ज़ाहिर दूर दराज के लोग थे। इनकी मुलाकात जेल में हुई थी, वो भी किसी डकैती चोरी में गए थे, ये भी गए थे। वहाँ पे जब इस किस्म के लोग होते इकट्ठे हो जाते हैं और इन्होंने आपस में एक जो है जेल के अंदर ही एक गैंग बना लिया। तो जब ये जेल से रहा हुए तो हरिपुर वाले लोगों ने इनको पंजाब और इस्लामाबाद की तरफ राग़िब किया कि आप इधर डकैतियाँ करें, यहाँ चूँकि ज़्यादा वेल ऑफ लोग हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा माल मिल सकता है। और ये एक डिस्परेट गैंग था जो दौरानी डकैती पुलिस वालों को और सिविलियन को गोलियां भी मारता था। दोनों अरकान ने यह भी इंकशाफ किया कि ये गिरोह किसी निजी बैंक में डकैती की वारदात की मंसूबाबंदी कर रहा है, जिस पर पुलिस ने इस गिरोह को पकड़ने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। ये गैंग इस्लामाबाद आया था और इनकी इंटेंशन ये थी कि यहाँ से किसी बैंक को लूटे। हरिपुर तक पुलिस उनके पीछे थी। जब डाकुओं को अंदाजा हुआ कि पुलिस अभी तक उनके पीछे आ रही है तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में पुलिस एहलकार मुदस्सिर और गजनफर जख्मी हो गए। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसके नतीजे में 3 डाकू मौके पर ही जांबाक हो गए, जबकि 1 जख्मी हो गया, जिसे एक और साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। वहाँ पे जब इनको पता चला कि पुलिस हमें चेस करे, उन्होंने फिर पुलिस पे फायर खोल लिया, जिससे हमारे 2 जवान, एक एएसआई मुदस्सिर और एक हेड कांस्टेबल गजनफर, वो जख्मी हो गए। पुलिस ने सेल्फ डिफेंस के तहत उन पे फायर किया, जिससे वहाँ 3 डाकू मौके पे हलाक हो गए, 1 जख्मी हुआ और एक जो था उसको जिंदा गिरफ्तार कर लिया। इस तरह ये जो बेनुसूबाई गैंग था, इसके तमाम मुल्ज़िमान 3 तो हलाक हो गए और बकिया 4 कस जो है वो पुलिस की कस्टडी में आ गए। ऐसा नहीं था कि ये गिरोह पहली बार पकड़ा गया हो। इस गिरोह के तमाम अरकान नौजवान हैं और कम अरसे में कई मरतबा जेल जा चुके हैं। अगर सजाओं का निजाम मुअस्सर और तफ्तीश में कोई कमी न हो तो इस तरह के गिरोहों को खत्म करने में ज्यादा आसानी हो सकती है। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समा, इस्लामाबाद। जिस तरह इंतहाई बहादुरी के साथ मुल्क भर में होने वाली दहशतगर्दी का मुकाबला किया गया, बिल्कुल इसी तरह मुल्क भर में जराइम पर काबू पाने की भी अशद ज़रूरत है। इसलिए कि अमन व अमान की सूरत हाल के साथ जराइम में कमी ही हमारे मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन कर सकती है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप YouTube, Facebook और Twitter पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। वीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।